अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम पेयर एनहिलेशन को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, पेयर एनहिलेशन को हम एनहिलेशन ऑफ मैटर भी कहा करते हैं। पेयर एनहिलेशन पेयर प्रोडक्शन का अपोजिट होता है, मुखालफ होता है। अब पेयर प्रोडक्शन के अंदर हमने डिटेल के अंदर बात की थी, सिर्फ उसका ओवरव्यू आपको देता चलूं कि कोई हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को न्यूक्लियस के पास से गुजारा जाता है। हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खुद को खत्म कर देती है और नतीजे के अंदर एक पार्टिकल को पैदा करती है और एक एंटी पार्टिकल को पैदा करती है। जैसे मैंने अभी अर्ज की है कि पेयर एनहिलेशन पेयर प्रोडक्शन का अपोजिट है। तो इसमें क्या होता है कि कोई पार्टिकल अपने ही एंटी पार्टिकल के साथ मिलता है और उसके नतीजे के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पैदा करता है। अजीज तलबा, इसे हम कहते हैं एनहिलेशन ऑफ मैटर या पेयर एनहिलेशन। अब एनहिलेशन का मतलब होता है तबाह होना, तो एनहिलेशन ऑफ मैटर का मतलब हुआ कि मैटर का तबाह होना। अब मैटर खुद को खत्म कर कर एनर्जी के अंदर तब्दील किया करता है और यही चीज हमें आइंस्टाइन की इक्वेशन से मिलती है, E इज इक्वल टू mc²। अजीज तलबा, आइए अब इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। प्रोसेस इन विच पार्टिकल and its antiparticle collides and interact with each other to destroy themselves, यानी कि एक दूसरे को तबाह कर देते हैं and convert their entire rest mass to energy, और अपने mass को एनर्जी के अंदर तब्दील कर दिया करते हैं। इस अमल को हम पेयर एनहिलेशन कहते हैं। अजीज तलबा, अब पॉइंट आप नेक्स्ट लिखेंगे, इट इज रिवर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन का ये बिल्कुल उल्ट होता है और एनर्जी जो है वो रिलीज होती है आइंस्टाइन की इक्वेशन E इज इक्वल टू mc² के मुताबिक। अब यहां पर ये जो m है ये रेस्ट मैस है उन पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का जो आपस में मिलते हैं और नतीजे के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पैदा किया करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने फंडामेंटल पार्टिकल पढ़ रखे हैं। फंडामेंटल पार्टिकल के एंटी पार्टिकल भी होते हैं। अभी जैसे मैंने अर्ज की कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, इसका एंटी पार्टिकल हुआ पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन के साथ ही मिलना पड़ेगा ताकि आप पेयर एनहिलेशन को देख सकें। अगर इलेक्ट्रॉन है वो किसी और एंटी पार्टिकल के साथ जाकर मिलता है तो अजीज तलबा इसको हम पेयर एनहिलेशन नहीं कहा करेंगे। इसको सिर्फ और सिर्फ हम कहा करेंगे कि ये एक कुलयन रिएक्शन है जिसके नतीजे के अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। क्लियर होगी यहां तक बात? नाउ प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हम कंडीशन के ऊपर कि पेयर एनहिलेशन की कंडीशन क्या है। तो पहली कंडीशन तो यही कि पार्टिकल को अपने ही एंटी पार्टिकल के साथ टकराना चाहिए, किसी और एंटी पार्टिकल के साथ ना टकराए। दूसरी कंडीशन है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जो है वो फॉलो करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब यहां पर यह भी याद रखिएगा कि इट शुड सेटिस्फाई E इज ग्रेटर देन 2mc²। इसको जो है इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। अब होता क्या है जरा इसको समझते हैं कि मेरे पास कोई एक ये पार्टिकल है जिसको मैंने कहा दिस वन इज इलेक्ट्रॉन, और ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है जिसको मैंने कहा पॉजिट्रॉन। अजीज तलबा, अब यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस डायरेक्शन के अंदर और यहां से पॉजिट्रॉन आ रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, और इस मकाम के ऊपर दोनों एक दूसरे के साथ टकराए।
आपस में इंटरएक्ट किया और नतीजे के अंदर दो गामा रेडिएशन पैदा होगी। एक जो गामा रेडिएशन पैदा होगी वो इस डायरेक्शन के अंदर जाएगी और दूसरी गामा रेडिएशन जो है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। यहां पर मैं यूं कह सकता हूं कि दोनों गामा रेडिएशन 180 के एंगल पर है एक दूसरे से। अब यहां पर यह भी सवाल पैदा हो सकता है कि सर ये एक दूसरे से अपोजिट क्यों जाती हैं, तो उसकी रीजन है ताकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो कर सकें। जैसे पेयर प्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस जो है वो रिकॉइल करता है या किक बैक करता है ताकि मोमेंटम को कंजर्व रखा जा सके। अब ये जो रेडिएशन पैदा होती है ये एक दूसरे से मुखालिफ सिमत के अंदर जाती हैं ताकि मोमेंटम को कंजर्व रखा जा सके। पेयर एनिहिलेशन होती है तो उसके नतीजे के अंदर पार्टिकल्स आपस में जब मिलते हैं तो वो रेस्ट के अंदर भी मिल सकते हैं या वो बड़ी हाई स्पीड के साथ आपस में मिल सकते हैं। यानी कि दोनों तरीकों से जो है वो पेयर एनिहिलेशन आपको देखने को मिलती है। अजीज तलबा, अगर एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के साथ रेस्ट के अंदर मिलता है तो उसके नतीजे के अंदर तो पैदा होती हैं दो गामा रेडिएशन और इसकी इक्वेशन को हम इस तरह से लिखेंगे कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये किसी पॉजिट्रॉन के साथ मिला और इसके नतीजे के अंदर दो गामा रेडिएशन पैदा हुई। मैंने कहा कि अगर ये गामा रेडिएशन इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे किया जा सके। प्यारे बच्चों, अब इसके नतीजे के अंदर ये जो मैस है इलेक्ट्रॉन का और ये जो मैस है पॉजिट्रॉन का ये खत्म हो जाएगा और तब्दील हो जाता है गामा रेडिएशंस के अंदर। अजीज तलबा, अब यही जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है ये दोनों जब हाई स्पीड के ऊपर टकराते हैं तो क्या होता है, इसके नतीजे के अंदर म्यूऑन बनते हैं और एंटी म्यूऑन बनते हैं। अब यहां पर यह भी याद रखिएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी फॉलो होगा। देखें, इलेक्ट्रॉन है उसका मैस है, इसी तरह से पॉजिट्रॉन का मैस है, दोनों जब आए हैं भाग कर आए हैं तो इनमें काइनेटिक एनर्जी ऐड हो गई। अब वो भी एनर्जी जो है वो इस्तेमाल हो जाएगी नए पार्टिकल्स को पैदा करने के अंदर। क्लियर होगी यहां तक बात? तो इसकी इक्वेशन को हम इस तरह से लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन और ये है हमारे पास पॉजिट्रॉन आपस में टकराए तो म्यूऑन पैदा होंगे और एंटी म्यूऑन पैदा होंगे। अब यहां पर अगर आप गौर करें ना तो एक हो रहा है पार्टिकल पैदा और एक हो रहा है एंटी पार्टिकल। तो मैं यूं कहूंगा यहां पर भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल इसीलिए पैदा हुए ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बरकरार रख सके। देखें, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव ने नेगेटिव को खत्म कर दिया यानी कि ओवरऑल इस साइड पर चार्ज जीरो। इसी तरह से म्यूऑन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एंटी म्यूऑन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो दोनों ने एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर दिया तो ओवरऑल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेटिस्फाई रहा। अजीज तलबा, अब यहां पर हमने जो बात की वो इलेक्ट्रॉन और उसके एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन की बात की है। क्या सर एनिहिलेशन का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन में होता है? तो उसका जवाब है नहीं, ये किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल का उसी के एंटी पार्टिकल के साथ कोलाइड करने से फिनोमिनन देखने को मिलता है। और इसकी एग्जांपल मैंने ले रखी है कि अगर आप प्रोटॉन को उसी के एंटी प्रोटॉन के साथ कोलाइड करवा दें, ये प्रोटॉन हुआ, ये एंटी प्रोटॉन है और इसके ऊपर हम लगा देंगे बार, आपस में जब ये दोनों टकराए तो इसके नतीजे के अंदर इन्होंने बनाया पायॉन और उसी का एंटाई पार्टिकल एंटी पायॉन को प्रोड्यूस किया और साथ पायॉन न्यूट्रल को भी प्रोड्यूस कर सकता है। अजीज तलबा, अब यहां पर ये जो दो पार्टिकल हमारे पास पैदा हो रहे हैं जिसको हमने कहा कि पायॉन है पार्टिकल और एंटी पार्टिकल, इनका वजन थोड़ा ज्यादा होता है।
जबकि ये जो पायआन न्यूट्रल होता है ये लाइटर होता है, इसका वजन कम होता है। ये जो पाए जीरो है ये अपने आप को तोड़ता है और गामा रेडिएशन में तब्दील कर लेता है। लेकिन ये जो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल है ये अपने आप को तोड़ते हैं और म्यूऑन न्यूट्रिनो के अंदर अपने आप को तब्दील कर लेते हैं। अजीज तलबा, इसी चीज को मैंने यहां पर लिखा, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल पायॉन के डिके करते हैं म्यूऑन के अंदर और म्यूऑन न्यूट्रिनो के अंदर, जबकि ये जो न्यूट्रल हमारे पास पायॉन है ये अपने आप को डिके करता है गामा रेडिएशन के अंदर। अजीज तलबा, अब यहां पर याद रखिएगा कि पेयर प्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने इलेक्ट्रॉन को और इसके एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन को पैदा करना होता है तो कम से कम आपको एनर्जी चाहिए होती है 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन क्या हो कि अगर आपको क्वार्क बनाना हो और एंटी क्वार्क बनाना हो तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि क्वार्क और एंटी क्वार्क का वजन इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा होता है, तो लिहाजा इसके लिए एनर्जी भी ज्यादा चाहिए और तकरीबन 8.4 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए होती है क्वार्क को और एंटी क्वार्क्स को पैदा करने के लिए। तो मैं यूं कहूंगा कि अगर क्वार्क एंटी क्वार्क के साथ मिलता है और पेयर एनिहिलेशन करता है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के साथ मिलता है तो एनर्जी कम रिलीज किया करेगा। अजीज तलबा, अब यहां पर एक और चीज आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है जिसके अंदर लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर का तज़किरा है। उसने ये कहा कि यहां पर सर्न एक इदारा है जो कि लफ्ज एक फ्रेंच से निकला हुआ है। वहां पर प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन के साथ कोलाइड करवाया गया एक्सेलरेटर के अंदर और जिसके नतीजे में 18 नए पार्टिकल डिस्कवर हुए। प्यारे बच्चों, यहां पर थोड़ा सा आपको क्लियर करता चलूं कि लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर जो होता है उसके अंदर प्रोटॉन के साथ तो कोलाइजन करवाया जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन का उसी के एंटी प्रोटॉन के साथ कोलाइजन नहीं करवाया जा सकता। बाहर कैफ आपकी बुक में लिखा है तो आप फिलहाल उसी को फॉलो करेंगे जब तक वहां पर करेक्शन ठीक नहीं होती। अजीज तलबा, अभी जो CERN है ये एब्रीविएशन है जो कि फ्रेंच से ली गई है, काउंसिल यूरोपियन पॉरला रिसर्ची न्यूक्लियर। और आपको बताता चलूं कि 2014 के अंदर पाकिस्तान जो है वो भी इसका मेंबर बन चुका है। अजीज तलबा, ये एक्चुअल में स्टडी करते हैं न्यूक्लियर रेडिएशंस को, न्यूक्लियर प्रोसेस को, यानी कि रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिविटी के जो प्रोसेस होते हैं उनको ये स्टडी किया करते हैं। अब आपकी बुक में 18 पार्टिकल लिखे हैं लेकिन एक्चुअल में 70 से 80 पार्टिकल हमने प्रोटॉन को टकरा कर आपस में जो है वो हमने प्रोड्यूस किए हैं, यानी कि नए पार्टिकल हमें पता लगे। अजीज अब यहां पर ना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जी पेयर एनिहिलेशन में और पेयर प्रोडक्शन के दरमियान डिफरेंस करें। तो यहां पर मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं कि पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी को मैस में तब्दील करते हैं जबकि एनिहिलेशन में मैस को एनर्जी के अंदर तब्दील किया जाता है। इसी तरह से पेयर प्रोडक्शन में हैवी न्यूक्लियस इस्तेमाल होता है जबकि यहां पर कोई ऐसा न्यूक्लियस इस्तेमाल नहीं होता। पेयर प्रोडक्शन को आप एम्प्टी स्पेस के अंदर नहीं करवा सकते, लेकिन पेयर एनिहिलेशन को आप एम्प्टी स्पेस के अंदर करवा सकते हैं। और यहां पर लास्ट पॉइंट है, हाई एनर्जी फोटॉन इस्तेमाल किया जाता है पेयर प्रोडक्शन के अंदर, जबकि एनिहिलेशन के अंदर हम पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का इस्तेमाल किया करते हैं। अजीज तलबा, ये था हमारा आज छोटा सा टॉपिक। मैं साइड पर हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करूंगा कि आपको टॉपिक की समझ आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।